सरकार के 1 साल पूरा होने पर अजमेर स्थित कायड़ विश्राम स्थली पर किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां सूबे की सरकार ने किसानों के खाते में 702 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए और कई सौगातों का ऐलान भी किया। एक साल में किसानों के लिए किए कई काम, रखिए इत्मीनान। सम्मान निधि आने से बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। चलिए, बहुत अच्छा। स्थापित होंगे प्रगति के नए आयाम, 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष। पंद्रह दिसंबर को भजनलाल सरकार अपनी पहली वर्षगांठ पूरी करने जा रही है। सरकार पब्लिक के सामने न सिर्फ 1 वर्ष का लेखा जोखा पेश कर रही है, बल्कि जनता जनार्दन पर सौगातों की बारिश भी कर रही है। तस्वीरें अजमेर के कायड़ विश्राम स्थली की हैं, जहां शुक्रवार को राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। यहां सीएम भजनलाल शर्मा ने किसानों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की राशि जारी की। 70 लाख किसानों को 702 करोड़ रुपए की किसान सम्मान निधि। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि 2027 तक सरकार हर किसान को दिन में भी बिजली देने का काम करेगी। 2027 तक किसानों को दिन में भी बिजली। कहना चाहता हूं, मैंने जो किसानों से वायदा किया है कि आने वाले समय में 2027 तक हम किसान को दिन में बिजली देने का काम करेंगे, इसीलिए कि किसान को किसी प्रकार से दिक्कत नहीं हो। मैंने खेती से जुड़ा काम भी किया है, इसलिए मैं किसान की आशा और आकांक्षाओं को भली बात जानता हूं। मेरा मानना है कि व्यक्ति के अंदर संस्कारों का बड़ा असर पड़ता है। मुझे किसानी के संस्कार हैं और इसीलिए मैं कहता हूं, आज आपने देखा होगा लगातार हर क्षेत्र में हमने किसानों को जो लाभ दिए हैं, क्योंकि आपने देखा है कि किसान और पशुपालक उनका एक जोड़ा है। किसान पशुपालक के साथ साथ यह भी काम करता है और किसान का पशु पालना एक उसके वृद्धि में कामयाबी होती है। किसान और पशु का दोनों का जोड़ा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज हमने गौपालक कार्ड भी हमने दिया है और हम चाहते हैं कि हमारे किसान का पशु भी उन्नत हो, जिससे कि हमारे किसान की उन्नति हो सके। इस मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा ने खेती किसानी के प्रति अपनी सरकार की गहरी प्रतिबद्धता जताई। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार ईआरसीपी और यमुना योजना से किसानों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। ईआरसीपी हो या यमुना समझौता हो, वो भी हमने किया है। यही नहीं, मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण सिंचाई योजना पर पूरे राजस्थान के अंदर काम किया है और किसान की पैदावार किस तरह से बढ़ सकती है, इस पर भी हम काम कर रहे हैं। हमारी धौलपुर लिफ्ट योजना है, वो चाहे हमारी माई डैम की योजना हो, जवाई बांध की योजना हो, चाहे हमारे इंदिरा गांधी की नहर की योजना हो, उन सबको हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। कार्यक्रम में सीएम ने किसानों पशुपालकों से जुड़ी 4 नई योजनाओं की भी शुरुआत की। मुख्यमंत्री पशु मंगला बीमा योजना, ऊंट संरक्षण और विकास मिशन, 200 नए बल्क मिल्क कूलर्स, महिलाओं के लिए 1000 दूध संकलन केंद्र। मैं आपको कहना चाहता हूं, नए कार्यक्रम कर्म भूमि से मातृभूमि की तरफ जो हमारे किसान भाई को उनसे फायदा होने वाला है, क्योंकि उस जमीन का पानी अगर जमीन में रहेगा तो उसका फायदा भी किसान को रहेगा। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसान सम्मान निधि के रूप में 6000 रुपए दे रही है। हमारी सरकार ने, राज्य सरकार ने इसमें 2000 रुपए बढ़ाते हुए 1000 रुपए की दूसरी किस्त राशि आज 7 लाख किसानों को 700 करोड़ रुपए की राशि से अधिक देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और आपने देखा होगा कितने किसान भाइयों के खाते में आज किसान सम्मान निधि आई है। यहाँ बैठे साथियों के भी खाते में सम्मान निधि आई होगी।
कुसुम योजना के अंदर की हमारी सरकार काम कर रही है। 15,000 किसानों को सोलर पंप, राजस्थान जल क्षेत्र में पुनः संरचना परियोजना के अंतर्गत 800 सौर ऊर्जा आधारित पंपों की स्थापना के लिए 372 करोड़ रुपए अनुदान की स्वीकृति भी हमने की है। कृषि विषय में अध्ययनरत 10,000 छात्राओं को 22 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सोलर पंप देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। 100 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 500 मैट्रिक टन गोदाम निर्माण के लिए 8 लाख रुपए की प्रथम किस्त के हिसाब से 8 करोड़ रुपए और 50 ग्राम सेवा सहकारी समितियों को 100 मैट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम के निर्माण के लिए 4 लाख रुपए की पहली किस्त के रूप में 2 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दी गई है। आज गोपालक क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण 20,000 गोपालक परिवारों को देने का काम किया है। आज हमने मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना और ऊंट संरक्षण एवं विकास मिशन का भी हमने आज शुभारंभ किया है। दरअसल भजनलाल सरकार के 1 साल पूरे होने पर संभागों और जिलों में 5 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को अजमेर में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम के साथ प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों ने शिरकत की और जनता को अग्रणी राजस्थान का आश्वासन दिया। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अजमेर से अशोक सिंह भाटी की रिपोर्ट। प्रदेश की भजनलाल सरकार अपने 1 साल के कार्यकाल की पहली वर्षगांठ मना रही है और इस दौरान बूंदी जिले के प्रभारी और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर पंच गौरव प्रदर्शनी का उद्घाटन करने पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बूंदी जिले के पंच गौरव को प्रदेश सरकार की पहल पर विश्व में ख्याति मिलेगी और ये बूंदी के विकास में भागीदार बनेगा। वहीं 10वीं और 12वीं कक्षा की होनहार बेटियों को स्कूटियों का वितरण किया गया। जिले के प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर ने प्रदेश सरकार के 1 साल के कार्यकाल में युवाओं को रोजगार देने, उद्योगों को बढ़ावा देने, किसानों को सम्मान निधि देने जैसी उपलब्धियों का जमकर बखान किया। उन्होंने भजनलाल सरकार के 1 साल के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताया। बजट जो जिसकी घोषणा हमने की है वो धरातल पर उतरे, एक एक स्वीकृति की काम हो, इसकी चिंता सरकार कर रही है और ये पहली बार अपने को देखने को मिल रहा है। तो निश्चित रूप से मैं ये कहूंगा कि हम बजट में जिस तरह से प्रावधान किए वो हमारे धरातल पर उतरेंगे। इसी तरह से हमारे MOU जो हुए हैं राइजिंग राजस्थान में वो धरातल पर उतरेंगे, तो हमारे युवाओं को एक रोजगार का एक नया अवसर पैदा होगा। और आज आप देख रहे हो, हमने कहा था कि भाई हम 4 लाख रोजगार देंगे। लगभग अभी ही कल ही करीबन 85,000 युवाओं के लिए रोजगार की स्वीकृति जारी हुई है। सरकार के 1 साल पूरा होने पर पाली के बांगड़ कॉलेज में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें प्रभारी मंत्री झाबर सिंह खर्रा समेत कई अधिकारी शामिल हुए। लेकिन इस कार्यक्रम के बीच से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। वो क्या तस्वीर है, खबर क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। तस्वीर खुद पर खुद बयां कर रही है कि ये कौन सी जगह है और इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। लेकिन ये क्या, यहाँ उन कपों की धुलाई हो रही है जिनमें चाय पी गई और अब और लोगों के लिए इन्हें साफ किया जा रहा है। तस्वीरें बेहद हैरान करने वाली हैं और सवाल भी खड़े करती हैं। क्या इन लोगों को एहसास नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं? घिन पैदा करने वाली इन तस्वीरों की हकीकत जब आपको पता चलेगी तो आप और ज्यादा हैरान हो जाएंगे। दरअसल ये तस्वीरें पाली के बांगड़ महाविद्यालय के एक टॉयलेट की हैं। दरअसल सरकार के 1 साल पूरा होने पर पाली के बांगड़ महाविद्यालय में विकास प्रदर्शनी का आयोजन हुआ, जिसमें प्रभारी मंत्री झाबर सिंह खर्रा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। उन लोगों को चाय भी पिलाई गई। मेहमान ज्यादा थे लेकिन कपों की संख्या कम थी, जिसके चलते कॉलेज के प्राचार्य रूम के पास बने टॉयलेट में 2 कर्मचारी कपों को धोकर के चाय पिलाने लगे। लेकिन इस दौरान इस वीडियो को किसी ने अपने कैमरे पर कैद कर लिया। यानी जिस वक्त मंत्री जी मंच पर स्वच्छता की बात कर रहे थे और सरकार की एक तरफ उपलब्धियां गिरा रहे थे, उसी दौरान
कॉलेज कार्मिक टॉयलेट में कप साफ कर चाय पिला रहे थे। न्यूज़ 18 राजस्थान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बेंगलुरु के अतुल सुभाष की खुदकुशी का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है कि जोधपुर से भी इसी तरह की एक घटना सामने आई है, जहां ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर 3 लोगों ने जहर खाकर सामूहिक खुदकुशी कर ली। मरने से पहले अपने रिश्तेदारों को व्हाट्सएप मैसेज भी भेजे, जिसमें पत्नी और परिवार वालों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। प्यारे पिंटू भाई, हम तीनों की मौत की सजा भाई की पत्नी नीतू कंवर, गांव मंडला और उसके पापा लाल सिंह, भाई हुकुम सिंह और सरवण सिंह को जरूर दिलाना। हमको पिछले 3 महीने से बहुत परेशान किया गया। इस पोटली में शेर के नाखून वाले चेन हितेंद्र सिंह बावड़ी की है, उनसे बात करके उनको दे देना। मेरी मौसी और मौसा जी को इस चेन में से 2 लाख रुपए देना। मेरे घर जाकर मेरी कार लेना, जो रुपए आए उससे बिगमी गांव की गौशाला में दान कर देना। नवरत्न और प्रदीप के ये आखिरी शब्द बयां कर रहे हैं कि दोनों प्रताड़ना के किस दौर से गुजर रहे थे, और शायद यही वजह है कि उन्होंने अपनी मां भंवरी देवी के साथ 10 दिसंबर को सामूहिक आत्महत्या कर ली, जिसके बाद पीड़ित परिवार वालों ने दोषियों की गिरफ्तारी तक शव उठाने से इनकार कर दिया। इस बीच पुलिस ने मृतक नवरत्न और प्रदीप के मामा लाल सिंह की शिकायत पर नीतू कंवर और उनके पिता लाल सिंह, भाई हुकुम सिंह और श्रवण सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया। साथ ही तीनों लोगों को पूछताछ के लिए डिटेन भी किया गया। एक ही परिवार की एक माँ और उनके 2 बेटों ने आत्महत्या करी थी विषैला पदार्थ खा के, प्रथम दृष्टया विषैला पदार्थ खा के। यद्यपि पोस्टमार्टम करवाया है और मृत्यु के निश्चित कारणों का पोस्टमार्टम और एफएसएल से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही निश्चित कारणों पर टिप्पणी की जा सकेगी। इस संबंध में जो है आत्महत्या के उत्प्रेरण के संबंध में मुकदमा दर्ज मृतक के परिजनों द्वारा दर्ज करवाया गया है। हमने प्रकरण का अनुसंधान शुरू कर दिया है और अनुसंधान की कार्यवाही जो है हम बड़ी गंभीरता और त्वरित रूप से कर रहे हैं। चलिए इस दर्दनाक सामूहिक सुसाइड कांड से जुड़े कई और सवालों के जवाब आपको देते हैं। 4 महीने पहले चलते हैं, जब नवरत्न की शादी नीतू कंवर के साथ हुई। आरोप है कि तभी से ससुराल वाले उन्हें परेशान कर रहे थे। बताया जाता है कि 2 दिन पहले नवरत्न के साले ने जेल भिजवाने की धमकी भी दी थी, जिसके बाद तीनों ने परेशान होकर खुदकुशी का फैसला कर लिया। आत्महत्या से पहले इस कदम की जानकारी व्हाट्सएप के जरिए अपने रिश्तेदार और पुलिस को भी दी। इसमें नवरत्न की पत्नी नीतू कंवर, ससुर लाल सिंह, साले श्रवण सिंह को मौत का जिम्मेदार बताया गया। इतना ही नहीं, खुदकुशी से ठीक पहले 10 दिसंबर की सुबह मृतक प्रदीप ने अपने ज्वेलर दोस्त पिंटू को एक पोटली में बांधकर सुसाइड नोट भी दिया था, जिसे शाम तक न खोलने की हिदायत दोस्त को दी गई थी। पिंटू के मुताबिक दुकान पर आकर प्रदीप ने कहा था कि ये गिफ्ट है, वो शाम को वापस आकर इसे ले जाएगा, इसे संभाल कर रखना, अभी खोलना मत। प्रदीप के हाव भाव देखकर मुझे शक हुआ। मैंने 15 मिनट बाद ही पोटली खोल ली। उसमें एक सोने की चेन और सुसाइड नोट था। उसे पढ़ने के तुरंत बाद मैंने प्रदीप को फोन किया। उसने कहा कि बिगमी गांव में जरूरी काम से पहुंचना है, शाम को आकर पोटली ले जाएगा। ओसिया से बिगमी की दूरी महज 7 किलोमीटर है। मैंने सुसाइड नोट पर लिखे नंबर पर फोन किया। ये नंबर प्रदीप के किसी रिश्तेदार का था। इसी बीच करीब आधे घंटे का समय बीत गया। बाद में ज्वेलर पिंटू ओसिया थाने पहुंचा। पुलिस को सारी जानकारी दी गई। पहले नवरत्न और प्रदीप का 12 साल का मौसेरा भाई घर पहुंचा तो तीनों जमीन पर पड़े थे, मुंह से झाग निकल रहा था। इतने में प्रदीप का दोस्त पिंटू भी पुलिस लेकर आ गया। ग्रामीणों की मदद से उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। नवरत्न, प्रदीप और भंवरी देवी तीनों अब इस दुनिया में नहीं। अब बिगमी गांव के लोग इनकी अंतिम इच्छा को पूरा करने की कोशिश में लगे हैं, ताकि उनकी जमीन को गौशाला में दान किया जा सके और आरोपियों को उनके किए की सजा मिल सके। लेकिन जिस तरीके से बेंगलुरु के अतुल सुभाष के बाद जोधपुर में ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर 3 लोगों ने सामूहिक आत्महत्या की, वो सभ्य समाज को सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर हमारे सामाजिक रिश्ते किस दिशा में जा रहे हैं।
क्या वक्त आ गया है कि दहेज विरोधी कानून में कुछ बदलाव किए जाए? जोधपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट। किशोरों और युवाओं को भले ही जरायम की दुनिया आकर्षित करती हो, लेकिन हकीकत में ये एक अंधी सुरंग है। यहां दाखिल होना जितना आसान होता है, उसे निकलना उतना ही मुश्किल। ये बात इसलिए क्योंकि लॉरेंस का एक गुर्गा मुख्यधारा में वापस लौटना चाह रहा है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ऐसा बताया जा रहा है, पुलिस के द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि आपराधिक दुनिया है वो छोड़ना चाहते हो। वो छोड़ना चाहते हैं। यह कबूलनामा उस शख्स का है जो जुर्म की दुनिया में अपनी बादशाहत कायम करना चाहता था। एक फोन कॉल से लाखों करोड़ों के वारे न्यारे कर आलीशान जिंदगी बसर करना चाहता था। इसी ख्वाहिश के चलते सरदार शहर तहसील के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखने वाला अरशद खान कायम खानी अपराध की दुनिया में आया, लॉरेंस गैंग का गुर्गा बना। लेकिन अब अरशद जरायम की दुनिया में आने पर अफसोस जाहिर कर रहा है। अपराध और गैंगस्टर से तौबा कर मुख्य धारा में आना चाहता है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सत्य है। हमने इसके बारे में जब पूछताछ की तब ये बहुत ही इसकी दयनीय स्थिति थी। इसके पास कपड़े वगैरह नहीं थे, इसके अंडरवियर बनियान भी नहीं थे। इसके पिताजी से बात करवाई तो उन्होंने कहा कि हम इसका मुंह नहीं देखना चाहते। ये खुद बता रहा है, आप इससे भी पूछ सकते हो कि इससे मिलने के लिए 2.5 साल से इसके पास कोई नहीं है। और अब ये कह रहा है कि मेरे फटाफट जितनी जल्दी हो सके मैं मेरी जमानत नहीं करवाऊंगा, जितनी जल्दी हो सके इन मुकदमों का डिस्पोजल हो जाए और मेरी जमानत होने के बाद में मैं जेल से बाहर आकर मुख्य धारा में आकर आम जिंदगी जीना चाहता हूं। पुलिस बताती है कि लाखों करोड़ों कमाने की ख्वाहिश रखने वाला अरशद पुलिस हिरासत में पाई के लिए तरस गया। इसके पास अंडरवियर और बनियान तक के पैसे नहीं थे। 2.5 साल से इससे कोई मिलने तक नहीं आया। क्राइम के बलबूते फेमस होने की ख्वाहिश जब दम तोड़ने लगी तो इसे मुख्य धारा में लौटने की जरूरत महसूस होने लगी। ऐसा बताया जा रहा है, पुलिस के द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि आपराधिक दुनिया है वो छोड़ना चाहते हो। वो छोड़ना चाहते हैं। दुधवा खारा थानाधिकारी रतनलाल ने बताया कि रिमांड अवधि के दौरान अरशद ने बताया कि सभी गैंगस्टरों ने उसका साथ छोड़ दिया है, इसीलिए अब वो इन गैंगस्टर्स से पीछा छुड़वाकर सामान्य व्यक्ति की तरह साधारण जीवन जीना चाहता है। अरशद का आपराधिक इतिहास काफी लंबा है। वो कई गैंगवॉर में शामिल रहा है। 27 फरवरी 2023 को पंजाब के गोइंदवाल जेल में गैंगवॉर हुई थी, जिसमें सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के 2 आरोपी मारे गए और अरशद घायल हो गया। सरदार शहर थाने में अरशद पर कई मामले दर्ज हैं। इनमें फायरिंग, लूट, मारपीट जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। बताया जाता है कि अरशद 17 साल की उम्र से ही अपराध की दुनिया में सक्रिय था। अरशद को चूरू की दुधवा खारा पुलिस ने हथियार तस्करी के एक मामले में गिरफ्तार किया था। 3 दिन की रिमांड अवधि पूरा होने के बाद शुक्रवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया। खबर है कि अरशद से पूछताछ में कई और खुलासे हो सकते हैं। इससे हथियार तस्करी के नेटवर्क का पर्दाफाश हो सकता है और कई दूसरे अपराधों का भी खुलासा हो सकता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चूरू से मनोज कुमार शर्मा की रिपोर्ट। महाराज न्यूज आ रही है राजसमंद से। आपको बताते हैं आमेठ से बड़ी खबर है। राजसमंद के मेन बाजार में एक बड़ा सड़क हादसा टल गया है। बेकाबू ट्रेलर ने खड़ी कार को टक्कर मार दी। कार सवार 3 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर भीड़ इकट्ठा हुई, आक्रोश जताया गया। सड़क पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से लंबी कतारें वाहनों की लगी हुई हैं। स्थानीय लोग लंबे समय तक बाईपास की मांग कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस पहुंची है। यातायात को बहाल करा दिया गया है। आमेठ के स्टेट बैंक के बाहर यह घटना हुई है। तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें राजसमंद के आमेठ की, जहां पर मेन बाजार में, मुख्य बाजार की सड़क पर एक बड़ा हादसा टल गया है। बेकाबू ट्रेलर ने खड़ी कार में टक्कर मार दी। अब कार में 3 लोग जो सवार थे उन्होंने जैसे तैसे कूदकर अपनी जान बचाई है। मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई और आक्रोश जताया है। भीलवाड़ा से बड़ी खबर आ रही है, उसका भी रुख करते हैं। पेट्रोल पंप पर आग लगाने की धमकी सामने आई है। बस चालक ने पेट्रोल पंप मालिक को धमकी दी है। पेट्रोल पंप मालिक अशोक मुंदड़ा को यह धमकी दी गई है। पेट्रोल पंप मालिक ने बस को पेट्रोल पंप से हटाने को कहा। जरा सी बात को लेकर बस चालक ने
धमकी दे दी। धमकी से जिले के पेट्रोल पंप संगठन ने काम बंद कर दिया है। भीलवाड़ा शहर के सारे पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं। पेट्रोल पंप पर लोगों की भारी भीड़ लग गई है। पेट्रोल पंप मालिक ने प्रतापनगर थाना पुलिस पर आरोप लगाया है। सूचना देने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। कोई कार्रवाई पुलिस नहीं कर रही है। तो भीलवाड़ा की बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर, पेट्रोल पंप पर आग लगाने की धमकी दी गई है। एक बस ड्राइवर की तरफ से बस चालक ने पेट्रोल पंप मालिक को यह धमकी दी है। पेट्रोल पंप मालिक अशोक मुंदड़ा को यह धमकी दी गई है। पेट्रोल पंप मालिक ने बस को पेट्रोल पंप से हटाने को कहा था। इसी बात को लेकर बस ड्राइवर ने धमकी दी, पेट्रोल पंप को वो उड़ा देगा, जला देगा। धमकी से जिले के पेट्रोल पंप संगठन ने काम बंद कर दिया है। अब भीलवाड़ा शहर के सारे पेट्रोल पंप बंद हो गए और चूंकि पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं तो लोग पेट्रोल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप तक पहुंच रहे हैं। तो उन्हें निराश होना पड़ रहा है। करीबन 5 बजे हमेशा की तरह बसें यहाँ पे सवारियां लेने के लिए रास्ते में खड़ी हो जाती है, जिससे हमारे ग्राहकों को आने जाने में असुविधा होती है। हमने बस वालों को कहा था कि बस को एक तरफ ले लो आगे, तो वह उस पर लड़ने झगड़ने पे उतारू हो गया। उसके बाद बस के कंडक्टर ने पंप पे आग लगाने की धमकी दी है। बस का नंबर है RJ09PA 6511। टोंक जेल में बंद अपराधियों के मौज मस्ती के वीडियो वायरल होने के मामले में एसपी विकास सांगवान ने 2 चालानी गार्ड पर कार्रवाई की है। हेड कांस्टेबल दशरथ सिंह, कांस्टेबल भंवर सिंह को निलंबित कर दिया है। दोनों के खिलाफ विभागीय जांच के भी आदेश दिए हैं। डॉक्टरों से मिली भगत कर अपराधी जिला अस्पताल में भर्ती होते हैं। हत्या और फायरिंग के मामले में जेल में बंद आरोपी शादाब देशवाली के वीडियो वायरल हो रहे हैं। शादाब पिछले हफ्ते 3 दिन जिला अस्पताल में भर्ती रहा। अस्पताल से निजी गाड़ी चलाकर जेल पहुंचा। शादाब की बगल वाली सीट पर चालानी गार्ड बैठा है। वहीं दूसरे वीडियो में पेशी पर जाने के दौरान हवालात में सिगरेट पीने का भी वीडियो सामने आया। हालांकि ये वीडियो जेल के अंदर का नहीं है। अगस्त 2022 में कृषि मंडी के बाहर युवक को गोली मारी थी, लेकिन जेल और पुलिस कस्टडी में कोर्ट में पेशी के दौरान इस तरह के वीडियो बनाना और फिर सोशल मीडिया पर अपलोड करना बड़ा विषय है। जैसे ही हमारे संज्ञान में आया तुरंत हमने इसकी जांच कराई और अभी डीवाईएसपी साइबर जो हैं वो इसकी प्रकरण की जांच कर रहे हैं। पर प्रथम दृष्टया तौर पर जो चलानी गार्ड इनको हॉस्पिटल दिखाने के लिए लेके आई थी, उसमें जो जवान थे और जो हेड कांस्टेबल थे दशरथ और भंवर, उन दोनों को ही अभी हमें सस्पेंड कर दिया है और आगे विभागीय जांच जारी है। डीडवाना से आ रही बड़ी खबर का रुख करते हैं। चाइनीज मांझे से बाइक सवार की नाक कट गई है। जी हां, बाइक सवार अल्ताफ हुसैन अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान चाइनीज मांझे की चपेट में ये बाइक सवार आ गए। नाक के एक साइड का हिस्सा कटकर अलग हो गया। घायल को बांगड़ अस्पताल में भर्ती किया गया है। डीडवाना में पिछले दिनों चाइनीज मांझे पर बैन लगाया गया था, लेकिन आपको बता दें कि डीडवाना कलेक्टर ने यह बैन लगाया था, फिर भी चाइनीज मांझा धड़ल्ले से बिक रहा है। डीडवाना शहर के चुंगी चौकी की यह घटना है। प्रदेश के करीब 230 एडवोकेट बार में एक साथ चुनाव हुए। दी बार एसोसिएशन जयपुर और दी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन समेत प्रदेश की करीब 230 पंजीकृत बार एसोसिएशंस में 2024-25 के वार्षिक चुनाव हुए। अलग अलग जिलों के कोर्ट में वोटिंग शुरू हुई, जो शाम 5 बजे खत्म हुई। वोटिंग के दौरान सभी अदालतों के अंदर जबरदस्त माहौल देखा गया। वोटिंग के लिए आने वाले वकीलों से अन्य वकील अपने प्रत्याशी के समर्थन मांगते नजर आए। कोई पैम्फलेट दिखाकर और तो कोई हाथ जोड़कर अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने की अपील करता दिखा। सभी अदालतों में बड़ी संख्या में वकीलों की भीड़ जमा थी। बीजेपी विधायक बांसवाड़ा में हरिदेव जोशी कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। 2021-22 और 23 बैच की छात्राओं को अब तक स्कूटी वितरण योजना का लाभ नहीं मिलने पर उन्होंने कलेक्टर इंद्रजीत यादव को ज्ञापन सौंपा। छात्राओं ने ज्ञापन में मांग की कि 2021-22 बैच की छात्राओं को स्कूटी वितरण में प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि हाल ही में 2023-24 बैच की छात्राओं को टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी द्वारा स्कूटी वितरण किया गया, लेकिन पुरानी छात्राओं को इससे वंचित रखा गया। छात्राओं ने चेतावनी दी कि उनकी मांगों को समय रहते पूरा नहीं किया गया तो वो आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। स्कूटी को लेकर हमें यहाँ पे एक ज्ञापन देना है। जो 2021-22 की स्कूटी को लेकर
अभी वर्तमान में 2023-24 की स्कूटियाँ वितरण हो रही, तो लड़कियों का कहना है कि 2021-22 की जो स्कूटियाँ अभी तक पेंडिंग में पड़ी हैं, शोरूम में पड़ी, और उनसे एसेसरी के नाम पे 3500 रुपये भी ले लिए, लेकिन जब शोरूम पे। चूरू में सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव गोपालपुरा के ग्रामीणों ने सरपंच सविता राठी के नेतृत्व में उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने उपखंड अधिकारी और ओम प्रकाश वर्मा से तालाब के रास्ते में आने वाले खसरों पर नए खनन पट्टे नहीं जारी करने की मांग की। सरपंच ने उपखंड अधिकारी से कहा कि नए खनन पट्टों के लिए राजस्व विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं करें। गोपालपुरा पंचायत की तरफ से अपने तालाब को बचाने के लिए हमारे खेतिहर किसान और मजदूर वर्ग और पशुधन को बचाने के लिए हमने ज्ञापन दिया है। जो तालाब के पास की हमारी ज़मीन है, पहाड़ के डूंगर बालाजी पहाड़ और तालाब के बीच की ज़मीन, जिसमें कि खान अलॉट करवाने की कवायद की जा रही है, हम इस कवायद को रोकना चाहते हैं। गोपालपुरा गांव की लाइफलाइन है हमारा तालाब। अगर ये खान यहाँ अलॉट होती है तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी होती है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों ने पूरे प्रदेश में आक्रोश की लहर पैदा कर दिया। कोटा की सड़कों पर मुस्लिम समाज की तरफ से आज बांग्लादेश प्रधानमंत्री के विरोध में नारेबाजी के साथ बांग्लादेश प्रधानमंत्री का पुतला फूंका गया। मुस्लिम एकता राष्ट्रीय मंच के प्रदेश सह संयोजक इरशाद अली के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए। मुस्लिम एकता राष्ट्रीय मंच ने मांग की है कि जो भारत में अल्पसंख्यक समाज को सम्मान है, जो अधिकार है, बांग्लादेश में भी अल्पसंख्यक समाज को मिलना चाहिए। हिंदू पर हो रहे अत्याचार को जल्द रोकना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ आवाज उठ रही है कोटा की सड़कों पर। खास बात, खास तस्वीर ये कि तमाम जो मुस्लिम समाज से जुड़े लोग हैं वो फिलहाल सड़कों पर उतरे हैं। इस अन्याय के खिलाफ यहाँ पर जो आवाज है वो बुलंद की जा रही है और इसके साथ ही बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला भी यहाँ पर फूंका जा रहा है। आवाज यही हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुओं के लिए ये आवाज फिलहाल तमाम ये मुस्लिम भाई यहाँ पर उठा रहे हैं। किस तरह का ये प्रदर्शन है जिसमें तमाम जो मुस्लिम हैं वो जमा हुए हैं और हिंदुओं पर अत्याचार बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके खिलाफ जो आवाज है वो। मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये वही बांग्लादेश है जब एक समय पे पाकिस्तान द्वारा इनके ऊपर जब अत्याचार हुए थे, वहाँ पे बांग्ला जो महिलाएं थी उनके साथ हजारों लाखों महिलाओं के साथ जब बलात्कार हो रहे थे, तब हमारा ही भारत देश था जहाँ पे भारत देश ने वहाँ की बांग्ला महिलाओं को, बांग्लादेश को वहाँ से आज़ाद कराया था। दूसरी बात यह है कि आज के समय में आप ये देखिए कि आर्थिक रूप से युवक की हत्या के आरोप को लेकर राजपूत समाज शुक्रवार को सड़कों पर उतरा और डीएसपी कार्यालय के बाहर धरना देकर नारेबाजी की और आक्रोश जताया गया। रामगंज मंडी के गुंदी में 4 दिन पहले युवक के साथ कुछ युवकों ने मारपीट की, जिसके बाद युवक की मौत हो गई। इसको लेकर करणी सेना ने डीएसपी ऑफिस का घेराव किया। मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर सख्त कार्रवाई की मांग की। कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। विपक्ष आरोप लगाता है कि सरकार का इकबाल खत्म हो रहा है और पूरे तंत्र पर नौकरशाही हावी हुई है। लेकिन जब सरकार के मंत्री ही कहने लगे कि पोस्टिंग के बावजूद अफसर ज्वाइन नहीं करते तो क्या कहा जाए। जैसलमेर में प्रभारी मंत्री ने यही बेबसी भरा बयान दिया है, यही बेबसी बयान की है। इस रिपोर्ट में आपको दिखा प्रभारी मंत्री की बेबसी सुनिए। जैसलमेर आना नहीं चाहते अधिकारी, कांग्रेस का धारदार प्रहार, सरकार पर हावी हुई नौकरशाही। राजस्थान सरकार का इकबाल समाप्त हो चुका है और नौकरशाही सरकार पर हावी है। जो पद बड़े अधिकारियों के रिक्त पद है, हकीकत में क्या होता है कि जैसलमेर में कई जगह अधिकारियों की पोस्टिंग करते हैं तो वो कई अधिकारी आते नहीं। जिस निजाम में अधिकारी ट्रांसफर के बाद भी ज्वाइनिंग की जरूरत नहीं महसूस करते, उसके बारे में कहने सुनने के लिए खास कुछ बचता नहीं है। लेकिन प्रभारी मंत्री जोराराम कुमावत आश्वस्त करते हैं कि इस संबंध में मुख्यमंत्री से बात की जाएगी और अधिकारियों को काम पर लगाया जाएगा।
मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे कि जो जिनकी नियुक्ति एक बार हो जाती है उनको यहाँ पदस्थापन कराए कैसे भी करके, जिससे यहाँ जैसलमेर जो मरुस्थलीय जिला, यहाँ पर भी उन अधिकारियों की सेवा मिले और लोगों को उसका राहत मिले। राज्य सरकार के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने के मौके पर जिले के प्रभारी मंत्री के तौर पर जैसलमेर आए जोराराम कुमावत ने कहा कि जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी ने कई अधिकारियों की यह पोस्टिंग कराई, लेकिन वे ज्वाइन करने नहीं पहुंचे। अमूमन सूबे की सरकार पर ऐसा आरोप विपक्ष लगाता है जिसकी उससे अपेक्षा भी रहती है, लेकिन यहाँ तो प्रभारी मंत्री ही अपनी बेबसी जता रहे हैं। राजस्थान सरकार के मंत्री यदि ये शिकायत करें कि उनके विभाग में पोस्टिंग पर भेजे गए अधिकारी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं या जनता के कार्य नहीं कर रहे हैं, तो इससे शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। यह उदाहरण है कि राजस्थान सरकार का इकबाल समाप्त हो चुका है और नौकरशाही सरकार पर हावी है। गौरतलब है कि जैसलमेर जिले में पिछले कुछ समय से अधिकारियों के कई पद खाली चल रहे हैं, जिनमें एडीएम, यूआईटी सचिव, एसडीएम फतेहगढ़, सहायक लोक सेवाएं जैसे महत्वपूर्ण और बड़े पद खाली हैं। अधिकारियों के न होने से आमजन के काम समय पर नहीं हो रहे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से सावलदान रत्नों की रिपोर्ट। ठंड अब सताने लगी है। प्रदेश के कई जिलों में पारा -डिग्री तक पहुंच गया है, जिसका असर जमी हुई बर्फ के रूप में नजर आने लगा है। आलम यह है कि खुले में रखे बर्तनों में पानी जमने लगा है। पश्चिमी जिले जैसलमेर, बीकानेर में भी रात के साथ साथ दिन में सर्दी तेज हो गई है। यहां अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे दर्ज हुआ है। सर्दी का असर जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे प्रदेश के कई जिलों में तापमान जमाव बिंदु पर आ गया है। आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं जहां सर्दी कहर बरसा रही है। सीकर और माउंट आबू में तो पारा माइनस में चला गया है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक राज्य में अगले 2 दिन और कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। वहीं 15 दिसंबर के बाद कुछ दिनों के लिए शीतलहर से राहत मिलेगी और तापमान बढ़ेगा। सीकर जिले में तीसरे दिन भी तापमान माइनस में रहा, जिसके चलते फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। सर्दी में सबसे ज्यादा समस्या रैन बसेरे या खुली जगह पर रहने वाले लोगों को हो रही है। माउंट आबू में सर्दी के 3rd डिग्री का टॉर्चर अब शुरू हो चुका है। यहाँ तापमान जमाव बिंदु से 2 डिग्री नीचे दर्ज किया गया, जिसके चलते आबू के गुरु शिखर, अचलगढ़, कुम्हारवाड़ा के मैदानी क्षेत्र में बर्फ की चादर बिछी हुई नजर आई। वहीं लोग बढ़ती सर्दी के बीच चाय की दुकानों पर चाय की चुस्की के लिए पहुंच रहे हैं। बस वातो सांभળી હતી કે માઉન્ટ આબુમાં -3 ડિગ્રી ટેમ્પરેચર છે, એ હિસાબે અમે અહીંયા આવી ગયા છે અને ખરેખર અમે સાંભળીને આવ્યા છીએ, વાત સાચી છે। અત્યારે હું અહીંયા ઊભો છું, -5 ડિગ્રી ટેમ્પરેચર છે। રાત્રે રૂમમાં અમે રોકાયા હતા હોટલમાં, બહુ ખૂબ જ ઠંડી લાગી। कोटा के तापमान में 6 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है और अब न्यूनतम तापमान 6 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। वहीं कोटा के टडवाड़ा इलाके में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। उत्तरी हवाओं का असर बढ़ा है तो बढ़ गई है सर्दी। 6 डिग्री से ज्यादा तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और इसके साथ ही ठिठुरा देने वाली ठंड का एहसास दिसंबर जाते जाते होने लगा है। फिलहाल कोटा के डडवाड़ा इलाके में तापमान 4 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं कोटा में न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री तक दर्ज किया गया है। वहीं अधिकतम तापमान की बात करें तो फिलहाल 23 डिग्री के आसपास ये चल रहा है। सर्द हवाओं का दौर जारी है। ऐसे में धौलपुर में तापमान में गिरावट देखी जा रही है, जहां का न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तापमान में लगातार हो रही गिरावट से खेतों में खड़ी फसलों पर ओस की चादर देखने को मिली। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और पश्चिम में विक्षोभ की वजह से शीतलहर चलने की प्रबल संभावना है। झुंझुनू में शीतलहर के चलते खेतों में पाइपों पर हल्की बर्फ जमी दिखी। मौसम विभाग ने जिले के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए 14 दिसंबर तक शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। और इसी के साथ